शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। आज हम कुछ एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। एक जो हमारा एडिटोरियल है वो हमारा जो कारपोरेट सेक्टर है। कारपोरेट सेक्टर मतलब हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई वर्ल्ड है, कारपोरेट जगत है, कारपोरेट इंडिया है, वो कितना सक्सेस हो पाया है लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने के मामले में, इसको लेकर के ये एक आर्टिकल छपा है। इसके बाद सेकंड जो आर्टिकल आया है वो हमारे बंदरगाहों के मैनेजमेंट को लेकर के आया है। भारत में कुछ बड़े बंदरगाह हैं और कुछ छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं इनका मैनेजमेंट केंद्र सरकार करती है, ये केंद्र सरकार के हाथ में आते हैं। और बाकी जो छोटे वाले जो बंदरगाह हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार इनको कंट्रोल करती है। तो इनको ही मैनेज करने के लिए एक बॉडी का गठन करने की बात करी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या काम करी है, इस संस्था को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी है। इससे ये जो छोटे बंदरगाह हैं इनके मैनेजमेंट की जो पावर है जो कि आज के टाइम में राज्य सरकारों के पास में है, तो वो पावर केंद्र सरकार छीन रही है एक संस्था का गठन करके, ऐसा इस आर्टिकल में हमें समझाया जाता है। तो दो आर्टिकल हमारे ये हो गए। और एक जो हमारा आर्टिकल है वो पेटेंट को लेकर के है। जैसे कि जब कोई कॉलेज संस्था पेटेंट के लिए आवेदन लगाती है तो कौन कौन सी समस्याओं को वो फेस करती है, आज के टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है, भारतीय पेटेंट एप्लीकेशन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर भारत के बाहर रहने वाले लोग पेटेंट के लिए ज़्यादा आवेदन लगा रहे हैं, और कितने पेटेंट के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो पेटेंट को लेकर के आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले एडिटोरियल के साथ में। पहला जो एडिटोरियल है वो हमारा 2022 के पोर्ट बिल से संबंधित है, ठीक है। 2022 में भारतीय बंदरगाह बिल लेकर के सरकार आई है, उसका ड्राफ्ट सरकार तैयार कर रही है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो मुख्य मुद्दा है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। ये विधेयक बेहतर है लेकिन फिर भी ये विवाद से घिरा हुआ है। 2022 के भारतीय बंदरगाह विधेयक, तो पोर्ट बिल 2022, ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम क्या हो गया, पोर्ट बिल 2022। पोर्ट बिल 2022 का जो ड्राफ्ट है या फिर मसौदा है, इसने केंद्र और समुद्री राज्यों के बीच के मुद्दे को हल नहीं किया है। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पर नियम कानून चलते हैं वो 1908 के चलते हैं। 1908 का भारतीय बंदरगाह अधिनियम कई मायनों में अप्रचलित हो गया है और इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो सभी के साथ एक विधेयक को लाने से पहले पूर्व विधायी परामर्श करना एक बहुत ही अच्छी बात है कि केंद्र सरकार कम से कम चर्चा कर ले रही है। और भारतीय बंदरगाह विधेयक के लिए मसौदे पर 4 दौर की परामर्श के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की हम सराहना कर सकते हैं, जो 1908 अधिनियम की जगह लेने वाला है। तो विधेयक का 2022 का जो मसौदा है, 2021 के मसौदे में सुधार, 2021 में हम एक ड्राफ्ट लेकर के आए थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो वो 2022 का कहला जाएगा। लेकिन केंद्र और समुद्री राज्यों के बीच में असहमति के मुख्य मुद्दे को ये हल नहीं कर पाया है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 2 से 12 छोटे मोटे गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। ज़्यादातर जो गैर प्रमुख बंदरगाह छोटी मछली पकड़ने के बंदरगाह हैं और उनमें से कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को पूरा कर पा रहे हैं। तो जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और केंद्र सरकार के पावर एरिया में आ रहे हैं, ये सेक्टर उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है। जो गैर प्रमुख बंदरगाह है ये समवर्ती सूची में हैं और संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन केंद्र के पास विधायी और कार्यकारी पावर है। अब हम 2021 के ड्राफ्ट बिल की समस्याएं हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द 2021 ड्राफ्ट बिल।
पहले नंबर की बात तो ये है, 1997 में एक आदेश के द्वारा एक समुद्री राज्य विकास परिषद, इंग्लिश में कहें तो MSDC, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, कि हम एक संस्था बना रहे हैं। इसमें अध्यक्ष के रूप में कौन रहेगा? केंद्रीय जहाजरानी मंत्री, और समुद्री राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बंदरगाहों के प्रभारी जो रहेंगे, प्रभारी मंत्री इसके सदस्य रहने वाले हैं। MSDC प्रमुख बंदरगाहों और जो छोटे बंदरगाह हैं इनके समन्वित विकास के लिए एक सलाहकार बॉडी के रूप में काम करता है। ये पिछले 25 वर्षों में केवल 18 बार ही इसकी मीटिंग हो पाई है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय MSDC की बैठकों के लिए सचिवीय सेवा प्रदान करता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक के 2021 के ड्राफ्ट को विवादास्पद बनाने वाले अध्याय 2 और 3 के कुछ प्रावधान थे। ठीक है, अब वो प्रावधान क्या है जो कि सबसे ज़्यादा विवाद में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं? ये प्रावधान MSDC को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं और कार्यों के साथ वैधानिक दर्जा देना चाह रहा है ये प्रावधान। इसे अपने कार्यालय, कर्मचारी, खाता, इसके अलावा लेखा परीक्षक, और एक कह रहा है कि इसको एक परमानेंटली आप बॉडी बनाइए, निकाय बनाइए। मेक इट ए परमानेंट बॉडी विद इट्स ओन ऑफिस, स्टाफ, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये कुछ विवादास्पद हैं कि आप कैसे इसको इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हो। बात यह है कि MSDC जैसी संस्थाएं तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उठाया जाता है इस कार्य की प्रकृति और मात्रा के लिए ना तो वैधानिक दर्जा आपको देने की ज़रूरत है और ना ही स्थायी निकाय की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मात्र ये सलाह देने का काम कर रही है। ये याद किया जा सकता है कि संघ योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग आज के टाइम में कह रहे हैं, ये भी एक कार्यकारी आदेश के द्वारा बना था। ये भी अभी जो जिस SMDC की हम बात कर रहे हैं वो भी एक कार्यकारी आदेश के द्वारा ही स्थापित करी गई थी। तो बात वही है कि जो समुद्र वाले एरिया हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी शक है, संदेह है कि एक वैधानिक सह स्थायी MSDC का वास्तविक उद्देश्य गैर प्रमुख बंदरगाहों के विकास और प्रबंधन के लिए उनकी शक्तियों को कम करना है। मैनेजमेंट की जो पावर है राज्य सरकार के पास में आज है छोटे बंदरगाहों की, वो पावर छीन लेगी ये संस्था, ऐसा राज्यों को डर है। ये संसाधनों के कुशल आवंटन के बारे में कम सोचता है और केंद्र सरकार के कंट्रोल के बारे में ज़्यादा बात करता है। 2021 की ड्राफ्ट में कई सारी ऐसी बातें थी जो केंद्रीय योजना और इंस्पेक्टर राज की समाजवादी युग की गलती को दोहरा रही हैं। पहले जो हुआ करता था वो इसमें गलती हमको समझ में आ रहा है। तो जो गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनको आप छोटे बंदरगाह बोल रहे हैं, इनके विकास की निगरानी करना है। प्रमुख बंदरगाहों और राष्ट्रीय योजना के साथ उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित करना, इस प्रकार के काम निर्धारित करे गए। और यदि कोई बंदरगाह राष्ट्रीय योजना का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए जांच के आदेश भी देगी ये बॉडी। इसने केंद्र को राष्ट्रीय योजना के अनुरूप नहीं होने पर बंदरगाह को गैर परिचालन का अधिकार भी दे दिया है। इसने बंदरगाह अधिकारियों, बंदरगाह और अन्य व्यक्तियों द्वारा MSDC के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जेल सहित कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रखना चाह रही, इसी को हम कहते हैं केंद्रीकरण की प्रकृति। और इसी के उल्टे में जब केंद्र सरकार पावर को शेयर करना चालू कर देती राज्यों के साथ, ग्राम पंचायतों के साथ, तो उसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। 2022 का जो ड्राफ्ट बिल है इसने कई सारे प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसने जारी रखा है MSDC को एज ए स्टैट्यूटरी कम परमानेंट बॉडी। ठीक है, कुल मिलाकर के परमानेंट बॉडी की तरह इसको कंटिन्यू इसने रखा है 2022 के मसौदे ने। इट हैज़ आल्सो रिटेन्ड ओपन एंडेड प्रोविजंस, इसमें कुछ ओपन एंडेड प्रोविज़न भी करे गए हैं, जैसे कि सेक्शन 10C जो कि ऑथोराइज करता है केंद्र सरकार को कि ये इंटरेस्ट कर सकता है। इंटरेस्ट करना मतलब किसी को जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है, असाइंड टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, कि ये काम हम आपको सौंप दिए।
एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शन टू द MSDC। केंद्र सरकार चाहेगा तो किसी भी प्रकार का काम, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड हो चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, ये सारे काम MSDC को सौंप सकती है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कंपोजिशन ऑफ MSDC इज़ इन फेवर ऑफ द सेंटर। अब आप ये चीज़ इंश्योर कैसे करके कर रहे हो कि इसका जो कंपोजिशन है MSDC का वो केंद्र सरकार के फेवर में है। ये जो ड्राफ्ट बिल है ना वो बनाता है 5 सेक्रेटरीज़ को, इसके साथ में एक है जॉइंट सेक्रेटरी, किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिसाइड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कोस्टल यूटी एज ए मेंबर। ठीक है, तो कोस्टल में जो एरिया है वहाँ की जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनको एज ए मेंबर बनाने की बजाय इनने क्या काम कर दिया, 5 सेक्रेटरी रख दिया और एक जॉइंट सेक्रेटरी रख दिया। दिस इज़ ए बैड प्रेसिडेंट वेयर इन द वोट ऑफ ऑफिसर वुड काउंट द सेम एज वोट ऑफ मिनिस्टर। ये गलत है कि आप एक सेक्रेटरी की वोट की वैल्यू एक मंत्री की वैल्यू के बराबर में आप रख दे रहे हैं। लाइक द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात, GST की बात करें, जो MSDC है ना शुड कंसिस्ट ओनली ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द यूनियन एंड मैरीटाइम स्टेट। इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें होना चाहिए जिस राज्य में समुद्र की सीमा है आप उसी समुद्र की सीमा के मंत्री को, उसी राज्य के मंत्री को आप शामिल करिए। ऑफिसर शुड ओनली बी स्पेशल इनवाइटी, और जो जितने अधिकारी लोग हैं उनको आप स्पेशल तौर पर बुला सकते हैं। A fair arrangement would be to give 50% weightage to the vote of minister representing the center and 50% weightage to the vote of minister representing the maritime। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनको 50%, राज्य सरकार के मंत्री उनको भी बराबर वोट का हक मिलना चाहिए। देखिए, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि US के जितने भी जो पोर्ट है ना इनके मालिक और मैनेज कौन करती है? कंट्री खुद करती है एंड म्यूनसिपाल्टीज़ करती है, विथ पोर्ट ऑपरेशन लार्जली इन प्राइवेट हैंड। ज़्यादातर जो ऑपरेशंस है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में है। पोर्ट्स इन जर्मनी आर मैनेज्ड एट द म्यूनसिपल एंड रीजनल लेवल। जर्मनी के जो बंदरगाह हैं उनको मैनेज किया जाता है म्यूनसिपल और रीजनल लेवल पर। वही यदि आप चाइना की बात कर लो, यहाँ की जो बंदरगाह हैं उनको मैनेज करती है म्यूनसिपल लेवल के द्वारा, विथ द लोकल अथॉरिटीज़ हैविंग ए सब्सटेंशियल स्टेक इन कॉर्पोरेटाइज पोर्ट। दस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जो पोर्ट्स हैं ना वो बेस्ट मैनेज किए जा सकते हैं बाय लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट के द्वारा। कामकाज की तुलना यहाँ पर करी जाती है कि किनको आप अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बड़ी चीज़ को मैनेज करने की अपेक्षा हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। यही बात बंदरगाहों के मामले में भी आती है। तो डाटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ना इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है मेजर पोर्ट की तुलना में। 1993-94 के दौरान और 2021-22 के दौरान द शेयर ऑफ टोटल कार्गो ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स वेंट अप फ्रॉम 8% से लेकर के 45%। ठीक है, यहाँ पर शेयर बताया जाता है कि जो टोटल कार्गो का शेयर रहा था नॉन मेजर पोर्ट्स में, छोटे मोटे बंदरगाहों में, वो 8% से 45% हो गया है। एंड द CAGR ऑफ कार्गो ट्रैफिक ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स वाज 14% कंपेयर्ड टू द 4.8% ऑफ द मेजर परसेंट। वहीं आप देख लीजिए कार्गो ट्रैफिक की बात करें तो छोटे बंदरगाहों में 14% रहा है। इतने ज़्यादा कार्गो जहाज़ों की आवाजाही हो रही है, और वहीं जो बड़े पोर्ट है इसका जो परसेंटेज है वो कितनी है? 4.8% है। तो जो बड़े मेजर हैं, बड़े जो बंदरगाह हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म द वेरियस पोर्ट फंक्शंस विद देयर आउन स्टाफ एंड इक्विपमेंट। खुद का स्टाफ है, खुद के इक्विपमेंट हैं, एंड विथ
all the as usual shortcoming of public sector enterprises. Maritime state developed non-major port almost entirely on a public-private partnership basis. ज़्यादातर जो छोटे मोटे पोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस पर काम कर रहे हैं। और गुजरात की यदि हम बात करें तो वो कैसा रहा है, ट्रेंड सेटर रहा है। ट्रेंड सेटर रहा मतलब कि फैशन शुरू करने और इसे लोकप्रिय बनाने वाला फैशन का प्रवर्तक आप बोल सकते हैं। इसने डेवलप किया था इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट पिपावा विथ एपीएम टर्मिनल्स, द लार्जेस्ट कैप्टिव पोर्ट एट सिक्का जिस विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, द लार्जेस्ट कमर्शियल मल्टीपर्पज पोर्ट कहाँ पर, मुंद्रा में विथ अडानी, द फर्स्ट 2 LNG टर्मिनल एट दाहेज एंड हजीरा एंड द फर्स्ट डेडिकेटेड केमिकल पोर्ट टर्मिनल एट दाहेज। और भी कुछ मैरीटाइम स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये भी उसी प्रकार से बढ़िया से काम करे हैं। तो वहीं आप 1996 से ले लीजिए, सेंटर ने भी अपना लिया था PPP मॉडल को, बट द प्रोसेस ऑफ अवार्डिंग कंसेशन हैज़ बीन रेदर स्लो, लेकिन उतना ये सफल नहीं हो पाया था। 2011 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या कह रही है, रेगुलेशन ऑफ द इंडियन पोर्ट सेक्टर से हमें ये पता चलता है कि जो नॉन मेजर पोर्ट्स है ना आर परसाइव्ड एज मोर बिजनेस ओरिएंटेड, कस्टमर फ्रेंडली, चीपर एंड जनरल मोर एफिशिएंट। इनकी यहाँ पर बड़ाई बताई जाती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, जहाँ पर अननेसेसरी रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल बर्डन आर इम्पोज्ड अपॉन पोर्ट ट्रस्ट, लेकिन ये भी किसी न किसी प्रकार के बर्डन से जूझ रहे हैं। प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेशन एंड इन्वेस्टर इनके ऊपर बर्डन डालते जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हम देखने वाले हैं पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं। जैसे कि मैं यदि किसी चीज़ के लिए खोज कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ पे रिसर्च कर लिया है, अब मैं अपने इंडिया के ऑफिस में जाऊंगा और अपना पेटेंट का आवेदन लगा दूंगा, तो मुझे पेटेंट मिल जाएगा, मुझे एक अधिकार मिल जाएगा कि 10 से 15 साल तक ये चीज़ पार्टिकुलर मैं ही बना सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं बना सकता है। इस प्रकार से जो पेटेंट के एप्लीकेशन दिए जाते हैं, तो इन एप्लीकेशन का क्या होता है, क्या वो खारिज कर दिए गए, क्या उनकी प्रोसेसिंग चल रही है। और दूसरी बात यह है, मैंने कोई चीज़ बनाया हूँ, मैं कोई चीज़ रिसर्च किया हूँ, तो उसको कोई इंडस्ट्री यूज़ भी तो करे। तो इंडस्ट्री और एप्लीकेंट के बीच में कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमें इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसिंग पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग चल रही है वो एकदम फटाफट होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो हमारी एकेडमी है और इंडस्ट्री है, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। यदि आप किसी इंडस्ट्री के कामकाज को सरल बनाने के लिए कोई आविष्कार कर दे रहे हो, ठीक है, तो जब तक आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी, कोलैबोरेशन नहीं होगा, तब तक आपकी वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो पेटेंट का इकोसिस्टम है उसमें जो डॉट डॉट है उनको हमें जोड़ना है और एक सीधी लाइन खींचना है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी किसकी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM, जिसमें लिखा है वाई इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन इट्स पेटेंट इकोसिस्टम। में क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आखिर भारत को ज़रूरी क्यों है कि वो अर्जेंट में इन्वेस्ट करे अपने पेटेंट इकोसिस्टम को बढ़िया बनाने में। ये हाईलाइट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ ए रोबस्ट पेटेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हाईलाइट हो रही है कि हमारे देश में रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पेटेंट सिस्टम की ज़रूरत है फॉर ए नॉलेज इकोनॉमी एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारी नॉलेज वाली इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसके लिए ये रिपोर्ट कुछ बातें हाईलाइट कर रही है। ये हाईलाइट करती है द राइजिंग शेयर ऑफ रेजिडेंट
रेजिडेंट्स इन द टोटल नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। ज़्यादातर भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग आवेदन लगा रहे हैं, ठीक है। रेजिडेंट मतलब निवासी। तो रेजिडेंट इन द टोटल नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड इन इंडिया विच हैज़ मोर देन डबल ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। पिछले 10 साल का डाटा देख लीजिए उठा करके, और आज के डेटा को आप उठा करके देखोगे तो इसका मतलब ये है कि पेटेंट के लिए आवेदन लगाने वाले लोगों की संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। पिछले 10 साल से पिछले एक दशक से आप देखोगे तो ये संख्या बढ़ करके डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस बाय रेजिडेंट हैज़ सरपास्ड दैट ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन। फॉरेन से जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको भी हमने सरपास कर दिए हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा हम लोग रिसर्च में आगे आ रहे हैं। ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो 21-22 का जो लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर का, उसके दौरान हमने तेज़ी देखी है कि भारत के लोग ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन दे रहे हैं, ना कि फॉरेन वाले की। यदि आप तुलना करोगे कि फॉरेन वाले लोग कम आवेदन लगा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एग्जाम्पल के तौर पर हाईलाइट किया है कि राइजिंग शेयर ऑफ द इंडियन रेजिडेंट इन द पेटेंट एप्लीकेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 भी यही कह रहा है कि भाई इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं वो नई नई खोज कर रहे हैं और पेटेंट के लिए आवेदन फटाफट लगाते जा रहे हैं। अब कुछ कंसर्न्स हैं EACPM रिपोर्ट में, उनको आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो यह है लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ प्रोसेसिंग। आपके जो एप्लीकेशन है ना जाने कितने टाइम से उनकी प्रोसेसिंग ही चल रही है। सेकेंड नंबर की बात यह है देयरफॉर इट हैज़ रिकमेंडेड सेवरल मेजर टू रिड्यूस दिस, ठीक है। इसलिए यहाँ ये रिकमेंड किया गया है कि कम से कम आप इस चीज़ को तो ख़त्म कर दीजिए। तीसरी नंबर की बात है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसिंग पेटेंट एप्लीकेशंस। जो प्रोसेसिंग वाले पेटेंट एप्लीकेशन हैं हमें उनकी एफिशिएंसी को क्या करना है, बढ़ाना है। विल सर्टेनली इम्प्रूव द पेटेंट इकोसिस्टम इन द कंट्री, और इससे हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं जो सेम टाइम की यदि हम बात करें, हमें ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टिगेट करें पेटेंट इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा करीबी से, so that appropriate measures are adopted to improve the patent ecosystem, keeping in view the national innovation ecosystem। अब यहाँ abandoned application की बात करी जाती है, तो ये किस प्रकार के आवेदन थे। abandoned patent का मतलब ये है जब कोई इन्वेंटर अपने इन्वेंटर डज नॉट फिनिश द पेटेंट प्रोसेस। पेटेंट की प्रोसेस को आप पूरी कर ही नहीं पाए हैं, या फिर फेल हो गया है कोई व्यक्ति टू पे एनी रिक्वायर्ड फीस, जितनी फीस की ज़रूरत है उतनी फीस आप दे नहीं पाए हैं। विद एन अबंडेंट पेटेंट यू गेट टू टेक एडवांटेज ऑफ सम इल्स हार्ड वर्क। तो अबंडेंट एप्लीकेशन की बात करी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन टू इंडियन पेटेंट ऑफिस हैज़ इंक्रीज बाई 48% बिटवीन 2011 से 2021-22। पेटेंट के लिए जो आवेदन आ रहे हैं उनकी संख्या में 50% की वृद्धि देखने को मिली है। लार्जली ड्रिवन बाय एप्लीकेशन बाय रेजिडेंट, और ये कौन है, भारत के निवासी लोग। इंटरेस्ट वाली बात यह है जो अबेंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन की संख्या है वो भी बढ़ रही है 8 एस्ट्रोनाइजिंग रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसकी जो दर है वो कैसी है, एस्ट्रोनाइजिंग, एक्सट्रीमली सरपासिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 19-20, एक एनुअल रिपोर्ट आई है 19-20 की ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जो अबेंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन है ना, ऐसे जो कि रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं सेक्शन 9(1) और सेक्शन 21(1) को पेटेंट एक्ट को, ये बढ़कर के 5186 थे 2010-11 में। 2019-20 में कितने हो गई, 23,291 हो गए हैं। 350% की वृद्धि हो गई है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसको ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं।
वहीं चौथे नंबर की बात है, द शेयर ऑफ सच एबंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन इन द टोटल नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन सोड फ्रॉम 13% से 48%। पहले 13.6% हुआ करते थे, आज के टाइम में 48% हो गए हैं। सेक्शन 9 की बात हो रही है। पेटेंट एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि ये जो एप्लीकेशंस होते हैं accompanied by provisional specification be supported by complete specification within 1 year। ठीक है, जो कच्चा काम किया गया है स्पेसिफिकेशन का 1 साल तक ये हम सपोर्ट कर ले रहे हैं, ऐसा इसमें प्रावधान है। सेक्शन 21 कह रहा है रिक्वायर पेटेंट एप्लीकेंट टू रिफिल डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट रिफिल करना है इफ़ द पेटेंट एग्जामिनर फाइंड देम नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है तो आप फिर से डॉक्यूमेंट को सेंड कर दीजिए। तो जो तर्क संगत रीजन है ना, कुड बी दैट द एप्लीकेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एप्लीकेशन। मैं आवेदन लगा रहा हूँ तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, जांच से मेरे एप्लीकेशन पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इट मे आल्सो पॉसिबल ईजिली इन द केस ऑफ इनोवेशन विथ शॉर्ट लाइफ स्पान दैट द लॉन्ग पेंडेंसी डिस्करेज एप्लीकेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑन देयर एप्लीकेशन। और वहीं फिर जब एप्लीकेशन में इस प्रकार की देरी होती है ना, तो हमारा जो कामकाज है उसमें जो जोश रहता है वो कम हो जाता है। अब एक और इशू है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जब से नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 आई है, तब से ही सरकार ने जोर देना चालू कर दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन लगाइए। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं प्रोवाइड करेंगे कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है ना कि मेरा जो काम है वो, मेरा जो एप्लीकेशन है वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। द हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ द इंडिया इज़ राइजिंग इन प्रोमिनेंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के टाइम में भारत में रिसर्च के कामकाज बढ़ गए हैं। ठीक है, स्पेंडिंग एंड पेटेंटिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसी के चलते चलते पेटेंटिंग का जो लैंडस्केप है वो बढ़ते जा रहा है। वहीं यदि हम इस सेक्टर के हिस्सेदारी की बात करें, जी ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D की, वो इंक्रीज़ हो गया है 5%, 2013 में हुआ करता था, 2018 में ये 7% हो गया है। एज यूनेस्कोस डाटा ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये बात कहती है। अब कितने ऐसे पेटेंट एप्लीकेशन हैं जो कि फाइल किए गए हैं बाय टॉप 10 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडिया इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, इनकी भी संख्या बढ़ रही है, 2 गुनी से 4 गुनी हो रही है। 838 हुआ करती थी 15-16 में, ये बढ़ कर के 2533 हो गई। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं ना, वो भी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन देने लगे। इनका जो शेयर है पेटेंट एप्लीकेशन में रेजिडेंस के हिसाब से यदि आप देखोगे तो 6.4 हुआ करता, तो वो 12.2% हो गया है सेम पीरियड में। द ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ दिस सेक्टर in patenting activity indicate the priority it attaches to commercially significant technological innovation। इसके बाद एक इंडेक्स की बात करी जाती है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। ये प्रिपेयर किया जाता है कि जो प्रत्येक कंट्री है ना, वो कम से भी कम प्राप्त कर ले 80 के अंदर में ही। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, उसका जो कोलैबोरेशन है वो रहेगा 1। इंडिया का जो स्कोर रहा है इस इंडिकेटर में, वो आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन कर गया है, मतलब इंडिया इस इंडेक्स में गिरावट दर्ज किया है। 2015 में 47.8 हुआ करता था, 2021 में 42.7 पर ये आ गया है। इंडिया की जो रैंकिंग है इस इंडिकेटर में GII में, ये डिक्लाइन हो गई है 48 से 65 ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान इंडिया की रैंकिंग भी कम हो गई थी। तो इंडस्ट्री और संस्था के बीच में जो कोलैबोरेशन है उसको ये बताता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इस मामले में भी हमें कम नंबर मिले, हमारी रैंकिंग भी कम आई थी। फिर भी जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो
कुछ कुछ इंडिकेटर में उसमें इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग है इम्प्रूवमेंट दिलवाई है। 81 हुआ करता था 2015 में, अब हो गया 46 2021 में। द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल ऑटो पॉलिसी 2018, इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि जो इंडस्ट्री है और जो संस्थाएं हैं, एकेडमी हैं, दोनों के बीच में जो कोलैबोरेशन है इंडिया में हैज़ बीन लिमिटेड, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। इसी के चलते चलते जो रिसर्च है ना, कॉमेरिकल सिग्निफिकेंस को हासिल नहीं कर पा रहा है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो इंडिया में इनोवेशन हो रहा है, जो कि ओरिजिनेट होता है कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट से, रिसर्च के प्रोजेक्ट से इनोवेशन आ रहा है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ में उसका वाणिज्यिक रूप से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन द ऑटोमेटिव स्पेस हैव बीन स्केयर्स, तो ऑटोमेटिव स्पेस वाले सेक्टर में भी यहाँ पर गिरावट आई है। स्केयर मतलब होता है विरल या फिर दुर्लभ। इसके बाद लास्ट वाला जो एडिटोरियल है वो बेरोज़गारी को लेकर के लिखा गया है। हमारा जो कारपोरेट जगत है वो कितनी नौकरियां लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा है, कितना रोज़गार वो लोगों को दे पा रहा है। इस बात को आप देखोगे ना तो जो कारपोरेट जगत है भारत का, वो इसकी प्रतिक्रिया बहुत कम है और प्रतीकात्मक रूप से हमें ज़्यादा लगती है। प्रतीक में बस हमको ये दिखेगा कि रोज़गार, कारपोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रियाँ वगैरह रोज़गार दे पा रही हैं, लेकिन वो केवल प्रतीक के रूप में ही हमको दिखाई देता है। हम रह रहे हैं एक ऐसे युग में जहाँ पर जो बिजनेसमैन है ना कमांड करते हैं कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, जहाँ पर बिजनेसमैन हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं। कौन कौन लोग? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी आर सीन नॉट एज वेल्थ क्रिएटर बट एज नेशन बिल्डर। इनको आप न केवल धन के निर्माता, धन को क्रिएट करना वाला बोल सकते हैं, बल्कि इनको हम कहते हैं नेशन बिल्डर, राष्ट्र के निर्माता। ए गुड डील ऑफ बिजनेस न्यूज़ टुडे कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ एवरेज सिटीजन्स। तो आज के टाइम में जो बिजनेस की न्यूज़ है ना, आज के टाइम में वो कैप्चर करती है इमेजिनेशन ऑफ एवरेज सिटीजन को। तो बिजनेस की जो न्यूज़ आजकल में क्या चल रही है, एवरेज सिटीजन क्या इमेज कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, पब्लिक के कौन कौन से इशू हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, राइज ऑफ न्यू कॉरपोरेट ब्रांड, स्टार्टअप, इसके साथ में जो कोलैबोरेशन हो रहा है आज के टाइम में, ये सब बड़ी बड़ी न्यूज़ें हुआ करती हैं। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है आज के टाइम में वो एक्सप्लोसिव फेस में चल रहा है ग्रोथ के, एंड स्टार्टअप आर रिपिंग ह्यूज फंड, और जो स्टार्टअप है काफ़ी बड़े मात्रा में पैसा को उगा रहे हैं विथआउट एनी क्रेडिबल रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, लार्जली ऑन द ट्रस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। हमारा जो कॉरपोरेट भारत है इसको देश से विश्वास और सद्भावना मिला है। तो अब ये जो इंडस्ट्री है इस चीज़ को, इंडस्ट्री को वापस भी करना है। कैसे करके आप वापस कर सकते हैं? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करके। जॉब क्राइसिस चल रहा है तो उसका किस प्रकार से रिस्पॉन्सेस आ रहा है हम इसको देख रहे हैं। कॉरपोरेट जगत की बात करें जिसका सपना है बहुत बड़ा, ब्रांड पावर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, टैलेंट पूल्स, स्किल्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी आर ऑल पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। तो बड़े बड़े सपने की बात करी जाती है इंडिया की कॉरपोरेट जगत की तरफ से, जैसे कि ब्रांड पावर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, टैलेंट पूल्स, स्किल्स ऑफ ऑपरेशंस, ग्लोबल कनेक्टिविटी। ये ग्लोबल एजेंडा का एक पार्ट हुआ करते हैं और भारत का भी एक हिस्सा है। लेकिन आप यहीं पर ये देखोगे कि हमारे यहाँ जो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, बिना बेरोजगारी के साथ में भारत बढ़ते जा रहा है, ये हावी हो गया है बड़े बड़े बिजनेस के ऊपर। महात्मा गांधी का जो इंसाइट था
वाट वी नीड इज़ नॉट मास प्रोडक्शन। हम ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार हम प्रोवाइड करें। महात्मा गांधी का ऐसा सोचना था। वहीं आप रियलिटी की बात कर लीजिए, इंडिया के जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करी जाती है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा एंड इन इट्स स्प्राउलिंग गिग इकोनॉमी। और ये कहाँ पर फैला हुआ है? गिग इकोनॉमी में फैला हुआ। जैसे स्विगी वाले वर्कर हो गए, डेली वेजेस पर आधारित जो कमाते हैं वो लोग हो गए। लगभग 45% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रही है? गारमेंट में। जहाँ पर खतरे वाली केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पर अनसेफ इंजीनियरिंग वर्कशॉप में। मतलब 50% काम तो ऐसी जगह पर ही हो रहा है। द जॉब दस क्रिएटेड आर सब ऑप्टिमल विथ लो वेजेस एंड अनस्टेबल वर्किंग कंडीशन। और भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा वेज नहीं मिल पा रहा है, सैलरी उनकी कम है, जो दैनिक वेतन है उनका बहुत कम है, और इनकी जो वर्किंग की कंडीशन है वो स्थिर नहीं है। कुछ दिन काम में रहेंगे फिर बाद में इनको निकाल दिया जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन चल रही है। भारत का जो एसएमई सेक्टर है, हमें ज़रूरत है कि हम इसको मॉडर्नाइज़ करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाए एंड बेटर स्केल ऑफ ऑपरेशन, और जो यहाँ के ऑपरेशन है और भी ज़्यादा उसको हम बेहतर बनाएं। दिस इज़ द न्यू इकोनॉमी एंड इंडियाज़ कॉरपोरेट सेक्टर कैन एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड अक्रॉस द वे टू हेल्प एमएसएमईज टू अचीव दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कुल मिलाकर के हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, नई इकोनॉमी की। तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेट सेक्टर है वो अपने हाथ को बढ़ा सकता है दूसरे रास्ते की तरफ में, ठीक है, ताकि एमएसएमई इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को एक्सेप्ट कर सकें। जो इंडिया का एसएमई सेक्टर है, इसके भीतर कई सारे छिपे हुए खजाने हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। टेक द केस ऑफ इंडियन फूड विच इज़ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय खाने की आप बात करिए, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। कई सारे जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं एब्रॉड आर आउंड बाय इंडिविजुअल्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ। ऐसे रेस्टोरेंट जो कि इंडिविजुअल उनके मालिक हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं हो पाता है कि वो इसको ग्रो कर सकें, उतना ज़्यादा बढ़ा सकें, वर्ल्ड लेवल पर इसको लेकर जा सकें। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया इतना भी नहीं कर पा रहा है कि जो मैकडोनाल्ड का या फिर KFC है इस लेवल पर भारतीय खाने को लेकर के जाए, जैसे कि KFC वर्ल्ड लेवल पर चलती है। तो यदि हम इंडियन फूड को ग्लोबलाइज कर देते हैं तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको जॉब मिल सकती है, आप सोच सकते हैं। वहीं पूरे विश्व की बात करें तो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, यहाँ पर नियमित परिवर्तन की ज़रूरत है कि हम इसको फॉर्मल सेक्टर में चेंज करें इन द पार्टनरशिप विद द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। दोनों की पार्टनरशिप होना चाहिए जो कि क्रिएट करती है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल को। बहुत ही बढ़िया जो विजुअल एग्जांपल आज के टाइम में आप देख रहे हैं उबर और ओला का है, विच हैव बॉट 100 ऑफ इंडिविजुअल टैक्सी ओनर्स ऑन देयर प्लेटफार्म। इसने बहुत सारे टैक्सी के मालिक को एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया है ताकि वो क्रिएट कर सकें विन विन सिचुएशन को। इसमें दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है एंड एडेड वैल्यू टू द कंज्यूमर एज वेल एज। अब यही जो मॉडल है ना, आप इसको रिप्लिकेट कर दीजिए अदर सिचुएशन के साथ में। वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं, हु व्हील्स हिज कार्ट टू नेबरहुड होम्स, जो कि ठेला चला करके पड़ोसी के घर में सब्जी बेच रहा है, कुड बी पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स कंपनी एंड प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसको आप सोचिए कि ये एक ई-कॉमर्स कंपनी खोल दे
और आपके मोहल्ले तक जो घर घर में सब्जी पहुंचा रहा था वो भारत के लास्ट कोने तक अपनी सब्जी को पहुंचा सके, तो क्या बात होगी। यही बात यहाँ पर करी जाती है। वहीं यदि हम बात कर लें जूतों को चमकाने वाले वर्करों की, एट द स्ट्रीट कॉर्नर could be brought under the fold of multinational shoe company to upgrade his work and quality of his life। तो क्या उसको वो अपग्रेड कर सकता है कि वो एक मल्टीनेशनल शू कंपनी खोल सके। द रिजल्ट कुड बी ओवरवेलमिंग, और जो रिजल्ट आप देखोगे ना तो रिजल्ट कैसा रहेगा, वो बहुत विशाल तौर पर रहेगा। ओवरवेलमिंग मतलब वेरी ग्रेट इन अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में रिजल्ट फिर मिलने वाला है। ताइवान से सीख की बात यहाँ पर करी जाती है कि आप ताइवान के एग्जाम्पल को देखिए। लो लेवल इकोनॉमी हुआ करती थी, कैसे करके उसने ट्रांसफॉर्मेशन लाया था अपने आप में, टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में, और आज के टाइम में बन गया है वो ग्लोबल वैल्यू चेन का एक हिस्सा। यदि 100 साल एक क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, लगभग 100 साल पहले आप ये देखोगे ताइवान की जो एसएमई थी वो क्या काम करती थी, कॉटन की शर्ट बेच रही थी, प्लास्टिक के फ्लावर बेचते थे एंड वुडन टॉय बेचा करते थे। और आज के टाइम में ये ही वो लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं मेमोरी चिप एंड लैपटॉप और असेंबल कर रहे हैं स्मार्टफोन को। फॉक्सकॉन आज के टाइम में मेन असेंबलर बन गया है आईफोन का कई सारे एशियन कंट्रीज़ में। वहीं चौथे नंबर की बात बताई जाती है जेफ बेजोस, जो कि फाउंडर है अमेजन के। उनका कहना है, उनकी जो रिसेंट की विजिट रही थी इंडिया में, अमेजन ने प्लान करा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे $1 बिलियन ताकि एसएमई सेक्टर भारत का डिजिटल हो सके। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक प्लेटफार्म, ई कॉमर्स प्लेटफार्म, जिसका नाम है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक प्रकार से स्ट्रेटजिक विजन है जो रिलीज करेगा इंडिया के इंटरप्रेन्योरियल डिविडेंड को, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बनाएगा, रोज़गार देने वाले। अब हम देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो पहली जो हमारी प्रमुख न्यूज़ है वो फ्रेंच से आई है। फ्रेंच सिनेमा के काफ़ी जानी मानी हस्ती माने जाते हैं गोडार्ड, इनकी डेथ हो गई है। मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन ने काफ़ी सराहना करी है इनके डायरेक्टर के टैलेंट को। इसके साथ साथ में जो इनका नेशनल ट्रेजर था, राष्ट्र का जो खजाना था, उसका लॉस हुआ है, ऐसा इमैनुअल मैक्रोन का कहना है। जीन लू गोडवार्ड, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर माने जाते हैं 20वीं सेंचुरी के, एंड द फादर ऑफ फ्रेंच न्यू वेव। फ्रेंच न्यू वेव के फादर के रूप में ये जाने जाते थे। इनकी डेथ हो गई है पीसफुली घर में ही, इनकी एज 91 थी। द लीजेंडरी मेवरिक, ठीक है, मेवरिक हम किसको बोलते हैं, औरों के समान ना होकर के स्वतंत्र और अपने ढंग से सोचने वाला व्यक्ति, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो काम करता था। ब्लो अप द कन्वेंशन ऑफ सिनेमा इन 1960s, shooting his gangster romance Breathless on the street of Paris with a handheld camera using a shopping trolley for panning shots। यहाँ पर इनके डायरेक्टर के रोल को बताया गया है कि किस हिसाब से ये लोग शूटिंग करते थे। $384 ड्रग्स को, गोली दवाई को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा गया है। इवरमेक्टिसिन, म्यूपीरोसिन, इनको ऐड किया गया है। वहीं पर जो रेंटिडाइन और जो स्यूक्रोफेट है, इसको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। अब ये जो लिस्ट है इसेंशियल मेडिसिन की, इसके प्राइस को रेगुलेट कौन करेगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। द न्यू लिस्ट इंक्लूड 4 ड्रग्स दैट आर स्टिल अंडर पेटेंट। कौन कौन सी हैं, बेडाक्विलिन एंड डेलामाइंड, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस।
तो ये जो नई लिस्ट आई है इसमें 4 ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अभी भी पेटेंट के अंडर में चल रहे हैं। उनके नाम बताए गए हैं बेडाक्विलिन और डेलामाइन। इनका यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में। इसके अलावा डोलूटेगिरिवीर जिसका यूज़ किया जाता है HIV के इन्फेक्शन में, और डेक्लाटासवीर इसका यूज़ होता है ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस सी। नो ड्रग्स यूज स्पेसिफिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो कोरोना के लिए जो ड्रग यूज़ किया जा रहा है उसको हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं करे हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं। जो हेल्पलाइन चलती है 1098 बच्चों के लिए ये हेल्पलाइन है। यदि बच्चे किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी प्रकार से उनका शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, कह रही है कि आप इस पर नहीं 112 पर कॉल लगाइए। ठीक है, इसके लिए जो ऑफिस बनाए थे, जो भी सिस्टम हम बना के रखे थे, उसकी जगह अब हम क्या काम करेंगे, 112 से काम चलाएंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। और इससे कई लोग हैरान हो गए हैं। बच्चों के लिए एकमात्र समर्पित हेल्पलाइन है 1098 जो पिछले 26 वर्षों से नागरिक समाज सरकार के बीच साझेदारी के रूप में सफलतापूर्वक चल रही थी। इसको राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना भेज दी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के 12 सितंबर के एक लेटर में CDAC का समर्थन करने के लिए स्टेट लेवल के नोडल अधिकारी और सेकंड लेवल के अधिकारियों की पहचान करना है, कॉल लेने वालों के लिए एक कंट्रोल रूम बनाना है या फिर एक भवन के लिए स्थान प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय द्वारा अगस्त में जारी मिशन वात्सल्य पर दिशा निर्देशों में 2 हेल्पलाइनों के एकीकरण का उल्लेख किया गया था। अब यदि आप इसका डेटा देखोगे, चाइल्डलाइन को चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन नामक एक निजी ट्रस्ट के रूप में चलाया जाता है, जिसे MWCD द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पैसा इसको यहाँ से मिलता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक परियोजना के रूप में 1996 में स्थापित चाइल्ड हेल्पलाइन अब एक वर्ष में 80 लाख कॉल प्राप्त करती है और 1000 से अधिक हस्तक्षेप इकाइयों के माध्यम से देश के लगभग 700 जेलों में मौजूद है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इन यूनिट पर नॉर्मली फोन ऑपरेटर भी रहते हैं, जो कभी कभी सड़कों से बचाए गए बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर परामर्शदाता होते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं संविधान के 103वें नंबर के अमेंडमेंट से रिलेटेड। 103वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से जनरल कैटेगरी के जो लोग थे जिनकी सालाना इनकम 8 लाख या फिर 8 लाख से कम थी, उनको 10% रिजर्वेशन देने की व्यवस्था केंद्र सरकार लेकर के आई थी। 8 लाख की इनकम, और जब इसको महीना की आप देखोगे तो 66,000 रुपया महीने का हो जाता है। तो आप खुद सोचिए ये लोग गरीब कैसे करके हो गए, और आप इनको गरीब बोल रहे हो और इनको 10% का आप आरक्षण दे रहे हो। इसी की सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये गलत है, उनके वकील का कहना है 103वें नंबर का जो अमेंडमेंट किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खिलवाड़ किया गया है। आर्ग्यूमेंट जब हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो लॉयर का कहना है जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था शुरू से ही, वो ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन आप गरीबी को एलिवेशन का एक प्रोग्राम कह रहे हो, गरीबी एलिवेशन प्रोग्राम मान लिए हो। इसके लिए तो कई सारी योजनाएं हैं। आपको रिजर्वेशन को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? गरीबी को हटाने के लिए आप रिजर्वेशन दे दो, गरीबी कम हो जाएगी। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन, और उस टाइम में ध्यान भी नहीं दिया गया था। मेन चीज़ जो उस टाइम में ध्यान दी गई थी उसको आप समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ ध्यान में रखा गया था, तब जाकर के रिजर्वेशन भारतीय संविधान में लाया गया था। तो रिजर्वेशन का जो मेन मकसद था वो क्या था? रिजर्वेशन का जो पर्पस था
वो क्या था कि हम प्रोवाइड करें रिप्रेजेंटेशन या फिर एम्पावरमेंट ऐसी क्लासेस को, ऐसे श्रेणी के लोगों को जो कि हिस्टोरिकल रूप से उनको एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए हैं, सताए हुए लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं। इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी वो एक्सेस नहीं कर पाए हैं, रोज़गार में जो इतने ज़्यादा पिछड़े हुए थे। बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। और यहाँ पर सरकार ने क्या काम कर दी, 103वें नंबर का अमेंडमेंट ला दी और कह दी कि हम इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। वहीं गरीबी को लेकर के आप कह रहे हो कि 10% जो गरीब लोग हैं जनरल कैटेगरी के, जिनकी इनकम 8 लाख या फिर 8 लाख से कम है सालाना, और महीना के 66,000 जिनकी सैलरी या फिर उससे कम है, उनको हम रिजर्वेशन देंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया देश भर के ज़्यादातर जो एवरेज जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि एवरेज जो फैमिली इनकम है भारत की 25,000 है। 93% लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 की सैलरी पा रहे हैं, फिर तो आपने सबको रिजर्वेशन दे दें। द EWS criteria will therefore give eligibility not only to the forward classes amongst this 93%, but also to those who earn between 25,000 and 66,000 per month per family of 4 who fall amongst an elite 6% of the country that earn above 25,000। फ्रंट पेज पर देखा जाए तो इंडिया और चाइना की जो सेनाएं हैं पेट्रोलिंग पाइट 15 लद्दाख से विथड्रॉल हो रही हैं, डिसएंगेजमेंट यहाँ पर भी देखा गया है। ठीक है, इसके लिए कंफर्मेशन मिल गई है। फिर इलेक्शन कमीशन की एक लिस्ट एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने डी लिस्ट कर दिया है 86 पार्टीज़ को। इसके साथ साथ में डीम्स 25 इनएक्टिव। और ईरान और इंडिया के रिलेशन को बताती हुई एक न्यूज़ आई है, ईरान कह सकता है इंडिया को SCO की मीटिंग में कि आप हमारे यहाँ से ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको चालू कर दीजिए।